सो हाय गाइस। लास्ट क्लास में हमने सक्सेसिव परसेंटेज को देख लिया था और उसका कंसेप्ट समझ लिया था कि सक्सेसिव परसेंट किस तरह से ऑपरेट करता है। और हमने तीन चार मेथड्स देखे थे आपके थॉट प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए कि अगर एक ही तरह का सवाल आता है तो हम उसको कितने मल्टी डायमेंशनल तरीके से देख सकते हैं। अब हम थोड़े आज क्वेश्चंस पे मूव करना हम शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के सेशन में। ठीक है। थ्योरी काफी हो गई थी, अब थोड़ा क्वेश्चंस पे उसके एप्लीकेशन पार्ट पे हम फोकस करते हैं। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। ठीक, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक है, एक स्क्वायर दिया गया है, उसमें बोला जा रहा है कि उसकी साइड को 40% बढ़ा दिया गया है। उसकी साइड को 40% बढ़ा दिया गया है। तो वो पूछा जा रहा है कि एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखिए एरिया क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है। पहला तरीका बता रहा हूं, मेथड वन। मान लेते हैं कि जो साइड है स्क्वायर की, हर साइड 100 है। हर साइड आपकी 100 है। ठीक है। अब हर साइड को बढ़ा दिया गया 140। ठीक है, बढ़ा दिया गया 40%। तो आपने इसको क्या किया, 40% बढ़ा दिया। अब जैसे एरिया क्या होता है, एरिया तो ए इंटू ए है ना। तो अगर इनिशियली एरिया आप मुझे बोलोगे तो मैं एरिया क्या बोलूंगा, 100 इंटू 100। यानी कि मेरा इनिशियल एरिया था 10,000। अब कितना हो गया, 140 इंटू 140, सो 19600 हो गया। तो अगर अब हमें निकालना हो कि ये कितने परसेंट एरिया बढ़ा है, तो आप रेशियो ले लो। आप रेशियो ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 96/100 इंटू 100, क्योंकि 100 से बढ़ा है ना। इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, यानी कि डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। ठीक है। ये 96 का इंक्रीमेंट किस पे लगा होगा, इस पे लगा है। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 96। ये मेरा आंसर आ गया, मेथड वन। लेकिन मेन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आ ही चुका है, प्रीवियस ईयर का है ये, तो आप ये नहीं करोगे। ये टाइम की बहुत बर्बादी है, इतना लिखना और उसे कैलकुलेशन में जाना। ठीक। हम यूज करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज का, जो मैंने आपको बताया था। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, 40% क्या है, 40% एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2/5। और मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर वाली चीज चेंज बताती है और नीचे वाली इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर साइड ऑफ द स्क्वायर 40% बढ़ी है, यानी इनिशियली 5 रही होती और फिर उसके बाद 2 बढ़ के 7 हो जाती। ठीक। फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, सक्सेसिव वाले से ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ऐसा इसने 2 बार किया होगा, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया ए स्क्वायर है, तो 2 बार रिपीट हुआ होगा। यानी कि ये क्या आ गया, 5×5 = 25, 7×7 = 49। यानी इनिशियली 25 रही होगी, फिर उसके बाद बढ़ने के बाद कितनी एरिया आ गया होगा, 49। तो इसका मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये 49 - 25, दैट इज 24। ठीक है, किस बेस पे हुआ, 25 के बेस पे, इंटू 100। ठीक। तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया मेरा 96%। ठीक। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको मजा आया होगा इस सवाल को। और देखिए, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। ये हो गया फ्रैक्शन वाले से। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले से। ठीक। और आसान देखिए, इतना भी नहीं लिखना आपको। साइड कितनी है, 40% बढ़ी है ना, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 1.4। 1 से 1.4 हो गया। एरिया क्या होता है, स्क्वायर कंपोनेंट है, तो 1 का स्क्वायर और 1.4 का स्क्वायर। तो 1 से कितना हो गया, 1.96। क्लियरली आप देख के बोल सकते हो कि ये 96% बड़ा होगा। ठीक। आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों मैंने लास्ट सेशन में सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ाया था, उसकी क्या एप्लीकेशन है। आई होप आप ये क्वेश्चन देख के आप समझ पा रहे होगे। अब देख लेते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का भी तरीका। ठीक है, ये तो मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, अभी आप देखिए मैं और कई क्वेश्चंस में आप लगा पाओगे। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो अगर साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है आपकी, 40% है, तो एरिया क्या था, ए स्क्वायर था। हमने क्या पढ़ा था, ए और बी में अगर हम परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज में क्या आता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है। यहाँ पे बी भी क्या है, बी भी ए ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, ए और ए दोनों सेम टर्म है, और दोनों 40-40% से बढ़ रहे हैं। दोनों 40-40% से बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो ये होगा 40 + 40 + 40 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 80, और ये हो गया 16। तो ये हो गया मेरा 96%।
ठीक। आई होप इतने सारे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करके बता दिया है, तो अब आपको बिल्कुल भी, देखिए सवाल का आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी हम तरीके यूज कर रहे हैं आप उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। ठीक है, क्योंकि वही आपको बेनिफिट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन जाए, यहाँ पे 60% हो जाए, यहाँ पे 37.5% आ जाए, तो आप वैसे कर लेना। ठीक, या यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्यों मैंने ये तरीका क्यों बताया, मैंने लास्ट सेशंस में वो आपको हर तरह के टेक्निक्स क्यों बताए, उसका रीजन है। आप देखिए अभी तो ये 40% था, अब यहाँ पे अगर आता 37.5%, तो आप सोचिए अगर आप सक्सेसिव के थ्रू जाओगे, 37.5 प्लस 37.5 प्लस 37.5 इंटू 37.5 अपॉन 100, ये अपने आप में समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, हाँ अब इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला भी काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप सोचिए 1.375, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाला तरीका। 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है, यानी कोई चीज 8 थी फिर बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई, फिर 8 थी फिर 11 हो गई, तो 64 से क्या हो गई, 121 हो गई। ठीक है, 64 का इंटू 2 टाइम्स क्या होता है, 128। तो इसका मतलब ये कुछ 100% से थोड़ा कम रही होगी, क्योंकि आप देखिए 100% बढ़ाओगे तो 128 आएगा, ये 128 से थोड़ा कम है। ठीक, मतलब क्या होगा वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट के आपको इसलिए कई सारे तरीके आने चाहिए कब किस में क्या यूज हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करके ट्राई कीजिए। A number is first reduced by 20%, then it is increased by 80%. What was net effect? आप समझ रहे हो, एक नंबर को मैंने पहले रिड्यूस किया 20% से, फिर मैंने उसे इंक्रीज किया, तो इफेक्ट क्या होगा। मैं 100 वाले से नहीं बता रहा हूं, उससे आप खुद ही कर लेना, मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बता रहा हूं। आपने नंबर को रिड्यूस किया कितना, 20%, यानी कि 0.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। फिर आपने उसको इंक्रीज किया कितना, 80% से, तो 1.8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। 8 इंटू 1.8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 18 जब 44 पॉइंट दो के बाद लगाए, क्लियरली 44% का इंक्रीमेंट है, आंसर क्या होगा, ए। एक तरीका। दूसरे तरीके पे चलते हैं, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाले तरीके पे चलते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% रिड्यूस हो गया। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, यानी, और ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या बताता है, न्यूमरेटर बताता है चेंज। न्यूमरेटर क्या बताता है, चेंज। ये क्या बताता है, इनिशियल। यानी कि कोई वैल्यू 5 थी, उसके बाद क्या हो गई, 4 हो गई, 20% रिड्यूस हो गया ना। देयर इट इज इंक्रीज बाय 80%। 80% क्या होता है, 80% होता है 4/5। 80% होता है क्या, 4/5। ठीक है, तो 4/5 में आप ऊपर क्या चेंज कर रहे हो, 4। ठीक, तो क्या हो गया, 5 से 9 हो गया। 5 से इनिशियली 5 था, 4 यूनिट बढ़ गया, तो क्या हो गया, 25 से 36 हो गया। 25 से 36 हो गया, तो अब क्या हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 36 माइनस 25 कितना आ गया, 11। कितने पे चेंज हुआ है, 25 से, सॉरी सॉरी, तो 11/25 इंटू 100, तो ये हो गया 44%। 44% हो गया ये। ठीक, अच्छा ये दो तरीके हो गए। अब देख लेते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, बस सीखते जाइए आप, और कुछ नहीं आपको करना है, बस सीखते जाइए और अप्लाई करते जाइए। नंबर को पहले हमने रिड्यूस किया 20% से, यानी कि -20। फिर हमने इंक्रीज किया 80% से, यानी +80। फिर प्लस रहा होगा -20 इंटू 80 अपॉन 100, तो -20 80 कितना हो गया, 60। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -16, तो ये कितना हो गया, 44%। तो इससे भी आ गया मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, if one side of a rectangle is increased by 20% and the other side is increased by 5%, find the present value by which area changes। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल आपको दिया गया है,
ठीक है, ये रेक्टेंगल बना देता हूँ, मेरी ड्राइंग पे ज़्यादा आप मत जाना, इतनी कोई अच्छी नहीं है, ये लेंथ और ब्रेड्थ है। तो बोला जा रहा है लेंथ में आपने +20% का चेंज किया है और अदर साइड ब्रेड्थ में आपने +5% का चेंज किया है। ठीक, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू बाय विच द एरिया चेंजेस, हमें ये निकालना है कि एरिया किस हिसाब से चेंज हुआ, यानी एरिया अब क्या हो गया और ओरिजिनल कितना था तो चेंजेस कितना है। पहला तरीका तो आप साइड को एज्यूम कर लो 100 या 200, मतलब कुछ भी आप एज्यूम करके कर सकते हो, साइड को आप एक्स वाई करके भी कर सकते हो, लेकिन खामा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां सक्सेसिव कैसे लगेगा। ठीक, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था वो सक्सेसिव। आप खुद सोचिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी है। तो अल्टीमेटली ये एल इंटू बी नहीं है, ये अल्टीमेटली दो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए ए और बी। ठीक है, और इन दोनों में चेंज किया गया है, चेंज किया गया है और इकट्ठा इन दोनों में चेंज किया गया है, तो उसी का इफेक्ट पूछा जा रहा है। आप समझ रहे हो ना, लेंथ को आप ए एज्यूम कर लो, जो हमने ए बी जो रूल हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज में, उसमें हम मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप A% इंक्रीज कर रहे हो और B% अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो नेट क्या होगा, A+B+AB/100। अब वही चीज एक्चुअली में यहां हो रही है, L इंटू बी है बस यहां पे। ठीक है, तो यानी कि एक आप लेंथ बढ़ा रहे हो 20% से और ब्रेड्थ बढ़ा रहे हो आप क्या 5% से। ठीक है, तो फाइनली आपका एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सक्सेसिव आप परसेंटेज लगाइए 20+5+20 × 5/100, ये मेरा 25 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये मेरा हो गया 26। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया क्या, बी बॉम्बे, दैट इज 26%। समझ में आया। ठीक, चलिए इसी को करने का दूसरा तरीका देख लीजिए फिर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको कैसे करेंगे। ये तो सक्सेसिव परसेंटेज में आया, सक्सेसिव परसेंटेज में। अब मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है कि रेक्टेंगल की आपने जो एक साइड थी उसको आपने 20% बढ़ा दिया, यानी 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अदर साइड को आपने इंक्रीज क्या किया, 5% से किया, अदर साइड को आपने 5% से किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.05 है। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू से कितना चेंज आया, तो आप अब देखिए, पहले मैं मान ले रहा हूं कि आप ये वो इससे पता लग जाएगा, आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, पॉइंट को नेग्लेक्ट कीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, 12×5 = 60, 6 और 12, 3 के बाद है तो ये कितना आ गया 1.26। क्लियरली 1.26 क्या बताता है, वो बताता है 26% का इंक्रीमेंट, 26% का इंक्रीमेंट। ठीक, और देखिए तीसरा तरीका, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाला तरीका था, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन ही है। 20% क्या होती है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, 1/5। 5% की क्या होती है 1/20। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% बोला है, यानी इनिशियली 5 होगी, फिर एक बढ़ के, ऊपर वाला चेंज बताता है, तो एक बढ़ के 6 हो गई। अदर साइड क्या है 20%, यानी इनिशियली 20 होगी, एक बढ़ के कितनी हो गई 21। ठीक है, इसको आप और रिड्यूस कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 50, 63। तो कुल मिला के कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 13 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने पे इंक्रीमेंट हुआ है, 50 पे हुआ है, परसेंटेज में निकालना इंटू 100, दैट इज 26%। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी काफी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको सीधे डायरेक्ट अब एग्जाम अप्रोच ही बताऊंगा। ठीक है, जहां लगेगा कि 100 का यूज होना है वहां मैं आपको बता दूंगा कि 100 का आप यूज करो, वरना आप इन्हीं अप्रोचेस पे ही काम करो, क्योंकि यही आपको फायदा देंगी। भले आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, किसी में भी आप जा रहे हो। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। देखिए ये एक टाइप के सवाल होते हैं, एक्चुअली में ये एक टाइप नहीं है, मतलब इसको कैटेगराइज कर दिया जाता है ये भी सक्सेसिव परसेंटेज ही का, क्योंकि यहाँ पे दो एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है ना, और लगातार बढ़ रही हैं। टैक्स इम्पोज ऑन द आर्टिकल 10% बढ़ गया और उसका कंजम्पशन भी बढ़ गया। होता क्या है, ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये आप याद रखिएगा, आगे इस पे सवाल आने वाले हैं, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
ठीक है, ये होता है इसका फंडा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बोल देते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कई लोग बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने पे, मतलब इस पे जब आएंगे क्वेश्चंस तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा इसे, ठीक है, कि ये प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है। अभी आप बस देख लो कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। यहां बेसिकली इसका कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसके बिना भी आप जा सकते थे। द टैक्स इम्पोज ऑन द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%। मान लीजिए ये प्राइस की जगह टैक्स होता, तो टैक्स को आपने 10% बढ़ाया, उसके बाद उसके बाद इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि फिर ये 10% बढ़ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू, यानी कि ये किस तरह का हो गया, ये सक्सेसिव परसेंटेज हो गया, ये 10% बढ़ाया आपने। आप समझ रहे हो कि पहले टैक्स को बढ़ाया, ठीक है, टैक्स आपने 10% बढ़ा दिया, कंजम्पशन भी आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो रेवेन्यू में कितना चेंज होगा, ठीक, क्योंकि इससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया तो रेवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ेगा, फिर उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, यानी लोग उससे ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो नेट चेंज रेवेन्यू है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सक्सेसिव परसेंटेज का, यही बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप समझ गए सक्सेसिव परसेंटेज है तो 10 + 10 + 10 × 100। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया क्या, 21%। फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 21%, ठीक। ये हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके पे चल लेते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाला तरीका पढ़ा था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला पढ़ा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10% इंक्रीमेंट था ना, तो 10% कितना, 1/10 हो गया, यानी कोई चीज 10 थी फिर 11 हो गई, फिर वो 10 से फिर 11 हो गई, तो फाइनली वो चीज 100 से कितनी हो गई, 121 हो गई। तो कुल मिला के चेंज कितने का आया, 21 का, कितने पे आया, 100 पे आया, परसेंटेज में निकालना है, तो ये हो गया 21%, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेथड 1, ये हो गया मेरा मेथड 2। अब मैं आता हूं मेथड 3 पे, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई चीज बढ़ रही है 10% से, यानी 1.1 टाइम्स हो रही है, फिर उसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, वो भी 10% से 1.1 टाइम, तो 11 × 11 1.21%, फाइनली 21%। सारे मेथड देखिए, एनालाइज कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें और बताता हूं, ये हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी दो दो वैल्यूज का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उनको डायरेक्टली ऐड करके हम नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर 10% का इंक्रीमेंट है, 10% का इंक्रीमेंट है, तो ये बात तो श्योर है कि 20% तो नहीं होगा आंसर, तो मैं एक ऑप्शन ऐसे भी रिजेक्ट कर सकता था, ठीक है, 20% नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि 10 और 10 मिला के 20 तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों का इफेक्ट मिलकर भी कुछ ना कुछ आएगा, उन दोनों का इफेक्ट मिलकर भी कुछ ना कुछ आएगा। दूसरा इसमें एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑप्शंस यहां नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको कल को ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन में 15% और 14%, तो भी आप उन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपका 10% एक बार इंक्रीमेंट है, फिर 10% एक बार इंक्रीमेंट है, तो ये 200% श्योर है कि जो आंसर रहा होगा वो 20% से तो ज्यादा ही रहा होगा, 20% से ज्यादा रहा होगा। तो फाइनली आप इन दोनों को भी रिजेक्ट कर सकते थे। मतलब ये एक थिंकिंग है, आप इसको भी ध्यान रखिए कि आप ऑप्शंस पे भी निगाह दौड़ाइए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस हैज टू बी केप्ट द सेम एज अर्लियर, फाइंड द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओके, तो ये वही कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ये आप याद रखिएगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक बार मैं सही से लिख देता हूं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लीजिए, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, अब देखिए, अब पहली लाइन पढ़िए इसकी, प्राइस जो है राइस की वो आपकी 40% बढ़ गई, ठीक है, 40% बढ़ गई। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस हैज टू बी केप्ट द सेम, यानी कि, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक और तरीके से हम समझते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
यानी कि फाइनली मेरे को एक्सपेंडिचर क्या रखना है, एक्सपेंडिचर मेरे को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरे को कांस्टेंट रखना है। तो अब देखिए एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो अब आप समझिए अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी, अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी तो ये बात तो कंफर्म है कि ये मेरे को कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसे कांस्टेंट रख पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया कंजम्पशन में, तो फाइनली इसका इफेक्ट मेरे को यहां एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा, एक्सपेंडिचर में दिख जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू यहां बड़ी बड़ी मिल जाएगी। और समझिए मान लीजिए प्राइस मैंने रिड्यूस करी, प्राइस मैंने रिड्यूस किया और कंजम्पशन में मैंने चेंज नहीं किया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट मेरे को एक्सपेंडिचर पे दिख जाएगा, तो यानी कि अल्टीमेटली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्राइस को बढ़ाया, अगर आपने प्राइस को बढ़ाया, अगर आपने प्राइस को बढ़ाया तो आपको कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना। आई होप मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब देखिए अब यही बोला जा रहा था, प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 40% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस हैज टू बी केप्ट सेम। यानी मैं इस चीज को सेम रखना चाहता हूं, इस चीज को मैं सेम रखना चाहता हूं। फाइंड द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। यानी कि मेरे को जो ओरिजिनल कंजम्पशन, अब मेरे को कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन और कंजम्पशन रिड्यूस होने के बाद उन दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि आपका जो प्राइस है वो 40% है। 40% की वैल्यू क्या है, 40% होता है 2/5, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तो कोई चीज आपने प्राइस को बढ़ाया तो कोई चीज 5 से कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ऊपर वाली चीज चेंज बताती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको चेंज नहीं करना है, आप समझिए ये चीज मेरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये चीज मेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, फाइनली हो जाएगी। तो इसको कितना करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा मेरे को 5/7, तभी तो मेरे उसमें चेंज नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये बढ़ के 7 हुआ, अगर ये बढ़ के 7 हुआ, अब मेरे को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस कितना करना पड़ेगा, रिड्यूस मेरे को 2 करना पड़ेगा। कितने पे करना पड़ेगा, 7 पे करना पड़ेगा मेरे को, 2/7। एंड 2/7 क्या होता है, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है आपका 14.28 या 29%। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के लेक्चर्स मैं इनिशियली कवर कर चुका हूं लेक्चर्स में, आप परसेंटेज के लेक्चर जाके देख लीजिए। तो 2/7 कितना होगा, 28.56%, 28.56%। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं दूसरे तरीके से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि प्राइस और कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर को मेरे को कांस्टेंट रखना है, तो अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो मेरे को कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तरीके से समझ लेते हैं। 40% था, 40% कितना था, 2/5। आपकी जो प्राइस थी वो 5 से हो गई 7। अब आपको क्या रिड्यूस करना था कंजम्पशन, तो आपने कितना रिड्यूस कर लिया, तो आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए आप क्या करोगे, -2 का ड्रॉप लोगे। तो -2 का ड्रॉप लोगे, लेकिन किस पे लोगे, 7 से वापस आने के लिए। तो फाइनली ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है कि फाइंड द, ये आपका P इंटू सी आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये सक्सेस परसेंटेज का ही केस है। कोई चीज मान लीजिए 100 थी, आपने उसको 140 कर दिया। अब इसमें पूछा यही जा रहा है, अल्टीमेटली आप कर वही रहे हो कि इसको ओरिजिनल पोजीशन पे आपको लेकर आना है। तो ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आपको लेकर आना है तो आप क्या करोगे, -40 का ड्रॉप लोगे। कितने पे लोगे आप, 140 पे ड्रॉप लोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया ए। ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल होते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन, या मैं इसको ऐसे भी बताता हूँ कि ये A/B इक्वल टू कांस्टेंट वाले टर्म रिलेशंस होते हैं। कांस्टेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है। आप देखिए, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस हैज टू बी केप्ट सेम, मतलब मैं एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैं रब करके बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर को मैं सेम रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आगे हम और सवाल करेंगे तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान ले लिया है। ठीक है,
If A's income is 40% less than that of B income, how much B's income is more than that of A income? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये रखा मैंने ए, ये रखा मैंने बी। अब देखिए A's इनकम इज 40% लेस देन बी इनकम। मैं मान लेता हूं बी की इनकम 100 रही होती, ए की इनकम 40% कम है, इसका 40% आप निकालो तो कितना होगा -40, तो ए की इनकम हो गई 60। अब हाउ मच बीज इनकम इज मोर देन ए इनकम, तो ये निकालना है। तो ठीक है आप रेशियो निकाल लो सीधे, तो रेशियो निकालो तो रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60:100 यानी कि 3:5। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए इनकम, यानी बी की इनकम कितनी ज्यादा होगी। तो ये आप कितनी ज्यादा हो रही है, ये 2 ज्यादा हो रही है, लेकिन बेस क्या होगा 3, इंक्रीमेंट करना है ना। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको बढ़ाना होता है तो डिनोमिनेटर हमेशा कम लेते हैं। तो ऐसे आप याद रखो, 2 का इंक्रीमेंट होगा कितने पे, 3 पे होगा, एंड 2/3 इज स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 66.66% या 66.67%। तो आंसर आपका आ जाएगा डी, एक तरीका। ठीक, 100 से भी कर सकते हो कि आप, वही चीज है कि ये 100 से ही किया था। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी समझिए, आपको अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना हो, ए इनकम इज 40% लेस। 40% लेस का मतलब क्या है, अगर बी को मैं 1 मानता हूं तो ए कितना रहा होगा, 0.6, 0.6 रहा होगा। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फाइनली वही चीज आ गई, कैसे भी सोचोगे वही आंसर आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, पॉज करके एक बार ट्राई करते हैं। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। यानी दो नंबर आपको दिए हुए हैं, 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, उसमें से 2 के बारे में आपको बताया गया है। ठीक, तो ए बी सी, ठीक, ए बी सी आपके पास 3 नंबर है, तो 2 नंबर है वो 20% और 50% है थर्ड नंबर के। तो मैं मान ले रहा हूं थर्ड नंबर 100 रहा होगा मेरा। ठीक है ना, 100 से जूम कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो पहला नंबर, एक नंबर है 20% है, तो 100 का 20% निकालो आप, 20 आ जाएगा। फिर आपका 100 का आपको निकालना है 50%, तो ये आ गया मेरा 50%, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है ना दो नंबर आर 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अब पूछा क्या जा रहा है आपसे, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर दैट ऑफ सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना है। यानी आपसे पहले आपको ए एस टू बी निकालना पड़ेगा, तो ए एस टू बी आप निकाल लो 20:50। ठीक है, सो 2:5 हो रहा है, या यहां से भी आप कर सकते हो। सो 2:5 हो रहा है। तो अब पूछा जा रहा है फर्स्ट नंबर कितना है 20, सेकंड नंबर का कितना होगा, सेकंड नंबर 50 है, तो एक्चुअली में ये 2/5 आ रहा है। 2/5 आपको पता है 40% होता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या है, 40%। ध्यान रखिए, इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कितना ज्यादा है कितना कम है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर, यानी जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना है। ठीक है ना, अगर ये पूछा जाता है कि पहला नंबर कितना कम है, सपोज मान लीजिए ये पूछा जाता है कि पहला नंबर कितना कम है सेकंड नंबर से, तो आप क्या बोलते हैं, ये गैप कितना है 30, और ये कितना कम है 50, कम करना है, ड्रॉप करना है। ठीक है, वही बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कम करना होता है डिनोमिनेटर आप बढ़ा दीजिए। 3/5 आया, तो 3/5 यानी कि 60%। ठीक है, 60%। ठीक, और इसको करने का दूसरा भी तरीका, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कंफर्टेबल हो तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, बट उसमें भी कोई इतना चैलेंज नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 3 नंबर है ए बी सी, अब देखिए 2 नंबर थे 20 और 50% है, यानी मैं मान लेता हूं तीसरा नंबर 1 रहा होगा। तो एक नंबर कितना हो गया 0.2 टाइम्स, और दूसरा कितना हो गया 0.5 टाइम्स। ठीक, तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना है, यानी 0.2 अपॉन 0.5। तो फाइनली आ गया 2/5, दैट इज 40%। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If a number x is 10% less than another number y, if a number is x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे।
आप पहले ये पकड़िए, जहां से हमें लिंक, कहां से आपको करना है, लिंक आपको करना है जहां से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी जाए। y इज 10% मोर देन 125। 10% कितना होता है 125 का? 12.5। तो 125 में अगर आप 12.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 137.5। ठीक है, तो y कितना आ गया? y आ गया 137.5। ठीक, इसमें बोला जा रहा है y 10% ज्यादा है ना, तो मैंने 10% निकाल लिया, 12.5 का वो ऐड कर दिया, तो y इतना हो गया। अब x क्या है? x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y। ठीक है, तो x कितना है? x 10% कम है। एक तरीका है कि आप इसका 10% निकाल के आप माइनस करो, दूसरा तरीका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। 10% लेस है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 0.9। यहां पे मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मान लीजिए मैंने पूछा 20% लेस, मान लीजिए मैंने पूछा आपसे 20% लेस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 0.8। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 30% लेस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 0.7। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 40% लेस, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया? 0.6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला आपको 10% लेस, तो यानी कितना हो गया? 0.9 इंटू 137.5। अब आप x निकाल दीजिए, 45, 9 7 जा 63, 7.75 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी आंसर है। बिल्कुल भी आगे सॉल्व नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन पे निगाह दौड़ाना जरूरी है। नो नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट समझे, और दूसरा आप ऑप्शन तुरंत देख के हाल टिक कैसे आपको लगाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज मैं यहां बता दे रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में, ये डिक्रीज वाला केस था। अब एक बार मैं आपसे इंक्रीमेंट वाला केस पूछ रहा हूं। 10% अगर मैंने इंक्रीज किया, 10 10% इंक्रीमेंट यानी 1.1 का फैक्टर। फिर देखिए 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितना होगा? 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 30% इंक्रीमेंट हुआ तो ये हुआ 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 70% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ? 1.7 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया होगा। अगर ठीक है आपको नहीं भी आता है तो आगे हम सवाल करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है ना, अभी मैंने थोड़ा, अभी स्टार्ट करें, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे थोड़े, और कंसेप्ट मेरे को समझाना था आपको। ठीक है, कि कम से कम आप अप्लाई कर पाओ। ठीक है, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। लास्ट सेशन में हमने इन सब के बारे में काफी पढ़ा विद एग्जांपल, और इस सेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप किस तरह से इसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके आप किस तरह से उसको अपने हिसाब से आप तोड़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो साथ ही मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको करना है। ये वाला, ये आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है ना, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैं काफी सारा स्टडी मटेरियल और जितने भी सेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग और एग्जाम रिलेटेड काफी सारे अपडेट मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ठीक है ना, फिर नए कंसेप्ट, कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।